हाँ रवि। रवि, आज हम लोग बात करेंगे बिहार में बाढ़ स्थिति, कारण, परिणाम और सरकारी प्रयास। सरकार द्वारा क्या प्रयास हो रहे हैं बाढ़ की समस्या के समाधान की दिशा में, उस पर बात करेंगे। ठीक है। बिहार में बाढ़, क्या आप लोग शोरगुल मचा रहे हैं? सीधा मेरी तरफ देखिए। फिर कौन आवाज, किसकी आवाज आ रही है? बाढ़ की स्थिति क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या है, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और अपना सुझाव, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है। बाढ़ की क्या स्थिति है बिहार में, इसके क्या कारण है, परिणाम क्या भुगतना पड़ता है बिहार को, और बाढ़ से उत्पन्न समस्या के समाधान या बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, और उसके बाद अपना सुझाव। ठीक है। आप सभी लगभग बिहार से ही हैं, तो जानते होंगे कि बाढ़ बिहार के लिए नियमित वार्षिक आपदा है। ठीक है। हाँ, इसके तीव्रता और विस्तार में थोड़ा बहुत अंतर आता है, कभी बहुत भयानक रूप से आती है और कभी थोड़ा कम, लेकिन नियमित वार्षिक आपदा क्या, बाढ़। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है एक, ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित, बाढ़ प्रवण क्षेत्र में भारत में बिहार को शामिल किया गया है, और पूरी दुनिया में इस रिस्क रिपोर्ट में बिहार का पोजीशन 22वां है। कितना है? 22वां है। ठीक है। लगभग 76% आबादी, कितना, 76% आबादी बिहार की बाढ़ से हर बार रूबरू होती है, बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। 76% आबादी को जूझना पड़ता है। 38 में 28 जिले, कितने जिले हैं बिहार में? 28 जिले हैं। 38 में 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। और इस बार की जो रिपोर्ट है 22-23 की बिहार सरकार की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, ठीक है, जो हम लाए हैं, इससे बहुत कुछ लिखवाएंगे भी, जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। जो जारी की जाती है वही है, मार्केट से लिया हुआ नहीं है। तो उसमें 38 में से 32 जिले 21-22 में प्रभावित रहे। कितने? 32 जिले प्रभावित रहे। ठीक है। तो बाढ़ बहुत ही भीषण आपदा रही है हमारे राज्य के लिए, और ये कोई नई समस्या नहीं है, बहुत ही पुरानी समस्या है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के बाद बाढ़ पर नियंत्रण पाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन उन प्रयासों में कुछ कमियां रही है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव रहा है। ठीक है। जो सटीक अप्रोच होना चाहिए वो नहीं रहा। परिणाम ये हुआ कि 25 लाख हेक्टेयर आजादी के अवसर पर बिहार में 25 लाख हेक्टेयर, कितना, 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित था। आज 68 लाख हेक्टेयर से अधिक है।
देश आजाद हुआ तो क्या होना चाहिए था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में के क्षेत्रफल में कमी आनी चाहिए था। हुआ क्या, बढ़ा। कितना बढ़ा, लगभग 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना। कितना था आजादी के अवसर पर बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र? 25 लाख हेक्टेयर। अभी कितना है? 68 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे राज्य के लिए। जानते हैं जब बाढ़ आता है तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता है, सरकार को राहत एवं पुनर्वास पे व्यय करना पड़ता है, सरकार के घाटे बढ़ते हैं, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सारी पूंजी, जमा पूंजी, रोजगार वगैरह सब ठप हो जाता है। तो गरीबी कहिए बिहार का, बेरोजगारी कहिए बिहार में, बिहार के पिछड़ेपन को कहिए, या जो भी कहिए, सबका कारण, एक बड़ा कारण क्या है, बाढ़। तो उसी बाढ़ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बिहार की भीषण समस्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भयानक समस्या, सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली समस्या है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण आपने देखा होगा कि बाढ़ कभी मुद्दा बना ही नहीं, बाढ़ कभी मुद्दा बनता ही नहीं है। परिणाम यह है कि बाढ़ की समस्या जो कि त्यों है, जो कि त्यों मत कहिए, बढ़ते ही जा रही है। क्या बढ़ती ही जा रही है। तो सब पर बात करेंगे हम लोग। पहले बाढ़ है क्या पर समझते हैं। बाढ़ क्या है, सिंपल सा, सामान्य ज्ञान के हिसाब से, मतलब सामान्य जानकारी, जब नदी का जल अपने दोनों किनारों को पार कर आसपास के सतह पर फैल जाता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, अतिवृष्टि हो सकता है, तटबंध का टूटना हो सकता है, तो क्या, जब नदियों में जल की मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है, तब यह अपने तट को पार कर आसपास के सतहों पर, जमीन पर फैल जाती है। इसी फैलाव को क्या कहते हैं, बाढ़। सिंपल है, यही ना, अपनी मर्यादा को लांघ जाती है। कौन, क्यों लांघ जाती है? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कुछ भी होता है तो क्या होता है, विनाशकारी होता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा कुछ भी विनाशकारी होता है। तो बाढ़ में जब एक सीमा से अधिक पानी की मात्रा भर जाती, नदी में जब एक सीमा से अधिक जल की मात्रा हो जाती है, तो जल तटों को पार कर आसपास की जमीन पर फैल जाता है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। तो लिखते भी जाइए। ठीक है, जरूरत से ज्यादा कुछ भी क्या होता है, हानिकारक होता है। चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे प्रेम हो, चाहे नफरत हो, चाहे सत्ता हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे लोभ हो, चाहे प्रलोभन हो, चाहे भय हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे इज्जत हो, सब कुछ क्या है, हानिकारक है। कब, जब जरूरत से ज्यादा। बुद्ध से आनंद ने पूछा कि जहर क्या होता है, तो आनंद ने कहा, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है, चाहे सत्ता हो, पैसा हो, घमंड हो, धन हो, स्वाभिमान हो, प्रलोभन हो, नफरत हो, प्रेम हो, और पानी हो, ठीक है, या आग हो, तो क्या हो जाता है, वो जहर हो जाता है। जहर भी सीमित मात्रा में दवा का काम करता है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा क्या हो जाता है, वो जहर हो जाता है, विनाशकारी। तो लिखिए, यहां बाढ़ की बात कर रहे हैं, परिभाषा ही उसी से निकलती है, अतिरिक्त, जरूरत से ज्यादा, एक सीमा से ज्यादा। जब नदियों में जल की मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है, तब यह तट को पार कर स्थल खंड पर
फैल जाता है। जब नदियों में जल की मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है, अब यह तट को पार कर स्थल खंड पर फैल जाता है। इसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। इसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। पहला चेंज, बिहार राज्य के लिए बाढ़ नियमित वार्षिक आपदाजनक घटना है। नियमित वार्षिक आपदाजनक घटना है। यद्यपि इसकी तीव्रता एवं विस्तार में अंतर होता रहता है। अंतर होता रहता है। पहला चेंज, बिहार को या राज्य को जो 1945, 1975, 1978, 1987, 1984 भी दीजिएगा, 84, 1987, 1998, 2002, 2007, 2008। 2008 में जानते ही हैं कुशहा, पिछले 2008 तक के पिछले 50 साल का सबसे ज्यादा भयावह बाढ़ 2008 में लोगों ने देखा, जो कुशहा तटबंध टूटा, ठीक है, लाखों की आबादी प्रभावित हुई थी। 2008, 2017, 2019, 2020, 2021 में उच्च विनाशक क्षमता वाले शुरू में क्या लिखे थे? शुरू में बिहार राज्य को हाँ उच्च विनाशक क्षमता वाले बाढ़ झेलना पड़ा। झेलना पड़ा। दो 2008 में कुशहा तटबंध कुशहा और सुकार सह आकर कुशहा तटबंध के टूटने से आई बाढ़ सबसे भयानक थी।
फरवरी 2000 पहला चेंज फरवरी 2023 में जारी ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट फरवरी 2023 में जारी ग्रॉस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक, यहां डोमेस्टिक लगा दिए, ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत का जलवायु परिवर्तन जोखिम, भारत का जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सर्वाधिक जोखिम वाला राज्य बिहार है, जिसकी विश्व रैंकिंग 22वीं है। विश्व रैंकिंग 22वीं है। बिहार में प्राकृतिक आपदा की गंभीर स्थिति को दर्शाने के लिए यह पर्याप्त है। और बिहार में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो मतलब कौन कौन सी आपदा बिहार में जो आती है? बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, और जल जमाव, बाढ़ ही वही जल जमाव जो आप कह रहे चौड़ झील, वो प्राकृतिक आपदा नहीं, आपदा थोड़ी है, का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो रहा है। प्राकृतिक आपदा, आपदा समझते हैं ना, जो अचानक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न कर देता है और जिनके कारण होने वाली समस्या का समाधान वर्तमान व्यवस्था के तहत संभव नहीं है, इसको आपदा कहा जाता है। आपदा समझिए, आपदा को समझिए। आपदा मतलब क्या? ऐसी समस्या जो तुरंत तात्कालिक रूप से ऐसे परिवर्तन कर देती है जिसका समाधान, ऐसी समस्या उत्पन्न कर देती है जिसका समाधान तत्काल जो व्यवस्था है उसमें होने वाला नहीं है, कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा, वो आपदा हुआ। समझ में आई बात? हाँ, वो आपदा। पहले से आपदा से निपटने के लिए थोड़ी तो लोग तैयार रहता है। तो प्राकृतिक आपदा जो बिहार में है वो एक बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। अरे वर्षा से बाढ़ ही ना आया, वर्षा आपदा हो जाती है। अति वर्षा, अतिवृष्टि हो गया, बाढ़ तो कह ही दिए, सूखा कह ही दिए। और वज्रपात, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा बिहार का, बिहार सरकार का, उसमें वज्रपात को भी, सर्पदंश को भी माना गया है। और आजकल जहां तहां अगलगी हो रहा है, आग लगने को भी प्राकृतिक आपदा, क्योंकि हवा बहती है, लू चलता है और कहीं पर थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है। हो गया। जब आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे अलग से बिहार में, तब सबकी बात करेंगे। हम यहाँ आज केवल बाढ़ की बात करने आए हैं, ठीक है। और भूकंप तो है ही। तो क्या क्या प्राकृतिक आपदा हमारे बिहार में? बाढ़, सूखा, सब लोग समझ गए हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन भी है,
जब कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करती है या तटबंध को काटती है तो भयंकर सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो हाँ, तो प्राकृतिक आपदाओं में जो भी प्राकृतिक आपदाएं बिहार में आती है उसमें सबसे भीषण क्या है? बाढ़ है। ठीक है, और जो ये रिपोर्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, उसमें प्राकृतिक आपदा की बात की गई है। प्राकृतिक आपदा के लिहाज से सबसे ज्यादा जोखिम भरा, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम में सबसे ज्यादा जोखिम झेलने वाला राज्य कौन? बिहार है। और प्राकृतिक आपदा में सबसे अधिक जो समस्या है, जो आपदा है, जो इससे बिहार को झेलना पड़ता है वह बाढ़ है, वो लिख लीजिए। और बिहार प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहा है। क्या? बाढ़। और जब हम इंसानों की एक फितरत है, जिस प्राकृतिक शक्ति पर हम नियंत्रण नहीं पाते हैं उस पर देवत्व का आरोपण कर देते हैं। तो कोसी मैया बिहार की शोक है, तो जब उन पर नियंत्रण नहीं पाते हैं तो माता कहकर प्रार्थना करते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं। हम खुद कोसी के किनारे हैं, लोग कोसी की पूजा करते हैं, कोसी से भयभीत रहते हैं। ठीक है, एक सच्ची घटना सुनाएंगे, बीच में सुनाएंगे आप लोगों को, कोसी के किनारे एक सच्ची घटना। अभी नहीं सुनाएंगे, उत्सुकता खत्म हो जाएगी, अभी नहीं सुनाएंगे। हाँ, क्या लिखे? लिखाना भी है ना, केवल बोलना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लिखाना भी है। हाँ, क्या लिखा है? प्रभावित है। ठीक है, अब यहां लिखिए, मतलब पहले चेंज करके, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से जान माल का नुकसान होता है। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां बाढ़ के लिए कुख्यात हैं। अधिकांश नदियां बाढ़ के लिए कुख्यात हैं। यद्यपि दक्षिण बिहार की नदियां भी वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती हैं। दक्षिण बिहार की नदियां भी वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो बाढ़ की स्थिति क्या है हमारे यहां? भयावह है। ठीक है, स्थिति पर बात कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति क्या था? टास्क हम लोगों का स्थिति, कारण, तो स्थिति क्या है और स्थिति कितनी गंभीर है वो अभी आप लोग को समझा रहे हैं। और गंभीर से और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है यह स्थिति तब जब इसके प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, उदासीनता की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, जब चुनावों में बाढ़ मुद्दा नहीं बनता है, मुद्दा बनता भी है तो हल्का रह जाता है, उस पर जोर शोर से फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, समस्या, कोई भी समस्या हो वो अपने आप में गंभीर नहीं होती है। गंभीर तब हो जाती है जब समस्या के समाधान की दिशा में गंभीरता का अभाव। समझ में आई बात? खासकर प्राकृतिक समस्या, ठीक है, उसके समाधान की दिशा में गंभीरता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और आज
भारी कमी बिहार में दिख रही है। तो ये स्थिति है। पहले चल के लिखिए, बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र राज्य है। बाढ़ प्रवण राज्य है या बाढ़ से प्रभावित होने वाला राज्य है। इसके 38 जिले में 28 जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। बाढ़ से प्रभावित देश की आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार का है। कितना? 22.1% हिस्सा बिहार का है। देश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 22.1% आबादी, ठीक है, बिहार का। ये कैसी आबादी? पूरे भारत में बाढ़ से प्रभावित होने वाली आबादी में 22.1% हिस्सा किसका है? बिहार का। इस वक्त क्या लिखा है? क्या? देश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 17.02%। और कहीं कहीं देखिएगा 16.5%। विकिपीडिया में 16.5% दिया हुआ। बिहार का है। अब कह सकते हैं 16 से 17%। किसका है? बिहार का है। भारत में बाढ़ से होने वाली क्षति का 30 से 40% किसका? बिहार का है। देखिए, भारत में बाढ़ से होने वाली क्षति का 30 से 40% क्षति बिहार में देखी जाती है। उन्नीस सौ 52 में पहला चेंज। बिहार का 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित था। कितना? 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। और इसमें निरंतर वृद्धि होती रही है। निरंतर। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 68.8 लाख हेक्टेयर
क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73.06% है। % है। मतलब बिहार की जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट? 73.06%। और पूरे देश का 17.02%। क्लियर है? आबादी में किसका? पूरे देश के बाढ़ से प्रभावित होने वाली आबादी का 22% किसका है? क्लियर है? डेटा क्लियर है? उस समय कितना था 52 में? 25 लाख हेक्टेयर। आज कितना हो गया? कुल 76% आबादी, बिहार की कुल 76% आबादी हर साल बाढ़ से पीड़ित होती है। हर साल बाढ़ से पीड़ित होती है। क्लियर है? बाढ़ की स्थिति आपने देखा, क्या क्या आंकड़ा क्या क्या है? सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य भारत का कौन है? बिहार है। ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में भी यह फरवरी 23 में जो जारी किया गया उसमें भी यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम या रिस्क में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन है? बिहार है। पूरे देश में जितनी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है उसका 22% अकेले बिहार का है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73.06% क्या है? बाढ़ प्रभावित है। ठीक है? 1952 में 25 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित था, अभी 68.8 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित है। ठीक है? ये स्थिति है। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार सरकार का, उसमें डेटा जो है इस बार का वो लिख लीजिए। जो लिखवा है वो सफिशिएंट है। इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया है जितना नुकसान वगैरह है वो लिख लीजिए। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये इसी से दे रहे हैं, इसी का है। 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बाढ़ के कारण राज्य के कुल 32 जिलों में क्षति पहुंची। ये कब का है? 21-22 क्षति पहुंची, जिससे 6.54 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र 6.54 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र
प्रभावित हुआ। फसल उत्पादन को, कौमा, 929.60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 929.60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को पचपन सौ पांच करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। और बाढ़ से लगभग 82.57 लाख लोग, 82.57 लाख लोग प्रभावित हुए। वर्ष 2021 में 32 जिलों में $20.64 लाख परिवार और 12,289 घर बाढ़ से प्रभावित हुए। घर मकान बाढ़ से प्रभावित हुए। तो बाढ़ क्या है समझ गए? जब नदियों में जल की मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है तो जल तट को पार कर स्थल खंड पर फैल जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़। बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है, ठीक है। यद्यपि इसकी विस्तार तीव्रता में थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। बाढ़ बिहार के लिए नियमित वार्षिक आपदा है जो हर साल जान माल का नुकसान पहुंचाता है। उत्तर बिहार की नदियां प्रायः बाढ़ के लिए कुख्यात है, यद्यपि दक्षिण बिहार की नदियां भी कभी कभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है, ठीक है। 1952 में 25 लाख हेक्टेयर बिहार की भूमि बाढ़ प्रभावित थी, जो बढ़कर अब 68.8 लाख हेक्टेयर हो गई है, ठीक है। जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 73.06%। पूरे देश की बाढ़ से प्रभावित होने वाली आबादी का 22.1% अकेले बिहार का है। देश के बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुल क्षेत्रफल में कितना है बिहार का? 17, कहीं कहीं 16.5%। ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में भी सबसे ज्यादा जोखिम वाला राज्य किसको कहा गया है? बिहार को। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कितने जिले प्रभावित हुए हैं के अनुसार? 22-23 के अनुसार कितने में? 38 में। 38 में 32, 21 में 32, 38 में 32, ठीक है। अमूमन 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो बाढ़ की स्थिति बहुत ही गंभीर है
यह गंभीरता तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब इस समस्या के प्रति उदासीनता की स्थिति देखी जाती है और कभी यह मुद्दा बनता नहीं है, बनता भी है तो पीछे ऐसा मुद्दा सामने आ जाएगा जिसका कोई ये नहीं। ठीक है, तो समझ गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बाढ़ का कारण क्या है। क्या बाढ़ का कारण क्या? बिहार में या बिहार पर फोकस है सामान्यतः। सबसे पहले तो यही होगा, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा, नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा जब होती है, भारी वर्षा का कारण क्या है? मानसून। ठीक है, मानसून क्या करेगा? कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। तो जब अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है तब क्या होता है? बाढ़ की दशा उत्पन्न होती है, विशेषकर नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में, जहाँ नदियाँ निकलती है पानी लेती है, वहां अगर भारी बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है भारी वर्षा से, और बिहार की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो भारी मात्रा में गाद लेकर आती है। क्या लेकर आती है? गाद। ये गाद जमाव की जो समस्या है वह नदियों के तल को उथला कर देता है। क्या कर देता है? उथला कर देता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, नदियों में गाद जमाव की समस्या, ये तो सिंपल कारण हुआ। मानसून में अतिवृष्टि के कारण भारी वर्षा होती है, जिससे नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और नदियों में गाद समझ रहे ना? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिल्ट। गाद जमाव की समस्या लिखिए। हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदियों की धारा तीव्र रहती है। हिमालय के पर्वत पदीय पिडमाउंट एरिया रीजन, पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदियों की धारा तीव्र होती है। लेकिन मैदानी भागों में धारा मंद हो जाती है। तो जब वहां से धारा क्या होगी? तीव्र होगी। और नदियों में धारा, मैदानी भागों में धारा क्या हो जाएगी? मंद। तो वो जो जलोढ़ ला रही है वो क्या होगी? बिछने लगेगी। तो नदी का तल क्या हो जाएगा? उथला हो जाएगा। अब दो बात होगी, या तो नदी का तल उथला हो जाएगा, या वो जो जलोढ़ है इस तरह बिछेगा कि नदियों को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा? बाढ़। क्लियर है? समझ गए? फरक्का बांध जानते हैं? कहाँ है? वेस्ट बंगाल में ना। तो हमारे यहाँ कई बार यह भी कहा जाता है कि फरक्का बांध के कारण
गाद जो है यहाँ पर जम जाता है। कि फरक्का बांध को हटा देना चाहिए। फरक्का बांध यहाँ पर बाढ़ के लिए बहुत बड़ी, बाढ़ की समस्या का एक बड़ा कारण माना जाता है फरक्का बांध। इससे यहाँ जो है गाद जो है वो बह नहीं पाता है, धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। ठीक है, और जब वो जलोढ़ या गाद ऊंचा होता गया तो नदी का तल क्या हो गया, उथला होता गया। तो वो तो या तो मार्ग बदलेगा या स्थल खंड पर तट को पार कर फैलेगा, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, फरक्का बांध को बिहार में आने वाली बाढ़ के लिए जिम्मेवार हमारे सीएम ने भी माना है। फरक्का बांध जिम्मेवार है। इन्होंने ये मांग भी की कि इसे हटाया जाए या इसकी समस्या का समाधान किया जाए। राजेंद्र सिंह का नाम सुने होंगे, वाटरमैन। वे बिहार आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि फरक्का बांध जो है बिहार की बाढ़ का एक कारण है। ठीक है, एक्चुअली तटबंध जो हमारे यहाँ बनाए गए, एक तो ये फरक्का बांध की बात अलग है। अच्छा, बाद में तटबंध पर बाद में बात करेंगे, पहले सिल्ट वाला ये गाद जमाव की समस्या पर लिख लेते हैं। क्या लिखा है हमने, धारा मंद हो जाती है, परिणामतः नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़ इससे क्या होता है जानते हैं, कम बारिश भी होती है तो नदी तुरंत उफड़ने लगता है। क्यों? तलहटी में तलछट बिछा हुआ है, थोड़ी भी बारिश हुई बस उफड़ने लगा। गाद जमाव की समस्या, दूर जाने की जरूरत नहीं है, बगल में ही चले जाइए, गंगा है ना। सारा क्या गाद ही है ना, पटना से दूर चली गई है गंगा, नेचुरली अब है बगल में, 2-3-4 किलोमीटर चलिए तब गंगा मैया का दर्शन होता है। कहीं कहीं है नजदीक, गुलवी घाट पर है और एनआईटी घाट पर है नजदीक में, बाकी घाट पर तो दिखता ही नहीं है। तो क्या लिखे, लाया गया जलोढ़ नदी तल पर बिछकर उसे उथला बना देता। और कौन? जलोढ़ जो गाद है, और कहीं कहीं बिछकर उथला बना देता है, और कहीं कहीं नदियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है। अवरोध उत्पन्न कर देता है। अब जब अवरोध होगा तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति, परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ वर्षों पहले हमारे सीएम ने मांग किया था तुरंत फरक्का बांध को तोड़ा जाए, अगर बिहार को बाढ़ से बचाना है तो इसको तोड़ा जाए। ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। तो दूसरा कारण क्या हो गया, नदियों में गाद जमाव की समस्या। तीसरा, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रख्यात है, ठीक है। और जब परिवर्तन करती है तो बहुत भयानक बाढ़ लाती है, बहुत भयानक बाढ़ लाती है।
जब वह काटने लगती है तब अपने किनारों को, तो आप कोसी के किनारे में खड़े नहीं रह सकते हैं। नहीं, ज्यादा देर खड़े रहिएगा तो हो सकता है आपको भी लपेटे में ले ले। ठीक है, तो लिखिए नदियों का द्वारा मार्ग परिवर्तन। देख लीजिए, नदियों के मार्ग परिवर्तन और इनकी चंचल धारा भी बाढ़ का बड़ा कारण है। बाढ़ का बड़ा कारण है। ठीक है, लिख लिए। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। राज्य की अन्य नदियां, राज्य की अन्य नदियां घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती। लिखिए, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानंदा, आदि भी बरसात के दिनों में अपनी धारा बदलती है। आदि बदलती है जो बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ का कारण बनती है। इसके बाद जानते हैं, बिहार की नदियां हिमालयी नदियां है ना, हिमालय में ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, जलस्तर में वृद्धि होगी। और ग्लेशियर के पिघलने की दर क्या हुई है? बढ़ रही है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। तो बिहार की समस्याओं पर क्या होगा? बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसका जुड़ाव ग्लोबल वार्मिंग से भी जाता है। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। डायस देके लिखिएगा। इस स्थिति के कारण, किस स्थिति के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की दर में, हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की दर में
वृद्धि हुई है। जिससे बिहार की हिमालयी नदियों का जलतल बढ़ जाता है। और आज तुम तीनों ने निकल के बढ़िया से बात कर लो, उसके बाद क्लास करना, ठीक है? बार बार ध्यान आकर्षित करते हो, क्लास हो रहा है ना, या तो मेरे तरफ देखो या निकल के कोई मुद्दा हो, बाढ़ से ज्यादा बड़ा मुद्दा इन लोगों के पास है ना, तो उन मुद्दों का समाधान कर लीजिए बाहर जाके। यहाँ तो बाढ़ की समस्या का समाधान हो रहा है ना, इन लोगों के पास कोई बड़ा मुद्दा है, उन मुद्दों का समाधान कर लीजिए, उसका रहिए, या फिर कहिए आप ही की समस्या का समाधान करें, तो अब बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। ठीक है, क्लास को गंभीरता से लीजिए, नहीं करना तो बाहर निकल जाइए। चलिए, हाँ क्या लिखा रहे थे? हिमालयी नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जो बाढ़ का कारण बनता है। चीन की तरह ये लोग आदत से लाचार है, चीन बार बार नाम बदलता है ना, वही आदत से लाचार होने की बात व्यक्तियों में भी होती है, राष्ट्रों में भी होती है। चलिए, हाँ क्या लिखे? बाढ़ का कारण बनता है। अब जो बताने जा रहे हैं वो गंभीरता से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है। कहा जाता है तटबंध जो बिहार में बनाया गया, ठीक है, तटबंध बनाया गया बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए, लेकिन तटबंध ही बाढ़ की विभीषिका का कारण बन गया। कहा जाता है कि जब तटबंध नहीं था, नदियों को बांधा नहीं गया था, नदियों के लिए खुला जगह होता था और नदियां एडजस्ट कर जाती थी। खुले जगह में उनका प्रवाह बहुत तीव्र नहीं होता था, धीमा होता था और ज्यादा भयावह नहीं होता था, ज्यादा भीषण स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन तटबंध के कारण नदियों का प्रवाह काफी तेज होता है और जनधन की काफी क्षति होती है। अब सुनिए, और इसी से संबंधित बड़ी कुछ बातें बता रहे हैं। बिहार में 10 बड़ी नदियां हैं, गौर से सुनिएगा, कितनी? लगभग 10 बड़ी नदियां हैं और 200 छोटी छोटी नदियां या जलधाराएं हैं। समझ आई बात? आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे नाम आप लोग नदियों का सुनेंगे जिसको किताबों में कभी पढ़ा नहीं, सुनते हैं कि नहीं? तो बड़ी नदियां कितनी है? 10। 200 से अधिक क्या है? छोटी छोटी नदियां या जलधाराएं हैं जो मुख्य नदियां से निकली हुई है या सहायक नदियों से निकली हुई है। ठीक है, तो जब मुख्य नदी में पानी अधिक हो जाता था तो इन मुख्य नदी के जल को ये नदियां, छोटी छोटी नदियां या जलधाराएं क्या करती थी? अपने में समायोजित कर लेती थी। ठीक है, और आजादी के बाद तक कहा जाता है, एक्सपर्ट कहते हैं कि हर एक गांव का बिहार के हर एक गांव का 6 से 10% हिस्सा चौड़ हुआ करता था। क्या क्या? चौड़, समझ रहे ना? जलमग्न क्षेत्र, गहरा जलमग्न क्षेत्र होता है, चौड़ हुआ करता था। तो जब बाढ़ आता था तो क्या होता था? ये चौड़ और छोटी छोटी नदियां पानी को समायोजित कर लेती थी और पानी बस्ती तक नहीं पहुंचता था, या पहुंचता भी था तो उतना भयानक विनाशकारी नहीं होता था। ठीक है, और सूखा में क्या होता था कि बड़ी नदियों का पानी कम होता था तो ये नदियां जो पानी लेती थी, छोटी नदियां, वो वापस, समझ में आई बात? तो ये बिहार में जल संरक्षण का ये प्राकृतिक तरीका था। क्लियर हुआ? बरसात में जब अतिरिक्त पानी की समस्या उत्पन्न होती थी बड़ी नदियों को, तो ये दे देती थी किसको? छोटी नदियों को और चौड़ को। और फिर जब इसके पास पानी की कमी होती थी तो वो नदियां लौटा देती थी। तो ये क्या था? जल संरक्षण का प्राकृतिक, जल समायोजित हो जाता था। और विभीषिका जो बाढ़ की होती थी, जो कुशा तटबंध टूटा वो देखा गया,
84 में कोसी तटबंध टूटा था, सहरसा में वो देखा गया, वो समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन तटबंध के बनने से क्या हुआ, बड़ी नदियों का संपर्क छोटी जलधाराओं, चौड़ आदि से छूट गया। परिणामतः जब तटबंध टूटते हैं तो बाढ़ बहुत भयानक आता है। तो ये बड़ा कारण है। कहा जाता है कि इससे अच्छा होता तटबंध नहीं बनाया जाता। कोसी नदी थोड़ी 47 में आई है, कोसी नदी 47 में आई या अंग्रेजों के समय पहले से, तो लोग तो यहाँ रह रहे थे। पुराने दरभंगा जिला का डेंसिटी माना जाता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक था, लोग तो रह रहे थे ना, तो समाज एडजस्ट कर चुके थे। मतलब पानी जो था नेचुरल तरीके से क्या हो, बाढ़ आता था और नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से समायोजित हो जाता था। अब जो है शहरों में भी जल जमाव की समस्या, थोड़ी बारिश अधिक होती है जल जमाव की समस्या देखते हैं, ठीक है। नदियों में बाढ़ की समस्या, नदियां बाढ़ लाती है, उसका बड़ा कारण क्या है कि नेचुरल जो था जल को अवशोषित करने का, रखने का नेचुरल जो भू आकृतियां थी वो क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म होने लगा। पटना में ही देखिए, या और पटना जैसे और शहरों में बिहार के, या पटना की बात नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, शहरों में जो कुएं, तालाब, आहर, पैन, नहर या पुराना नाला वगैरह होता था, सब पर क्या हुआ, अतिक्रमण हो गया। तो पानी, जल का जो प्राकृतिक प्रवाह था वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो जो प्रवाह अवरुद्ध होगा तो क्या होगा, बढ़े फैलेगा, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये लिखिए। नेक्स्ट, बिहार तटबंध, नेक्स्ट कारण क्या है, तटबंधों का निर्माण। आश्चर्य है, थोड़ा सा ये लगता है क्या, ये कारण थोड़ा सा असामान्य लगता है, क्यों, ये समाधान में आता था, लेकिन यही क्या बन गया, बन गया। ठीक है, अब आ गए मुद्दा पर। चलिए, बिहार में बाढ़ और बाढ़ की विभीषिका का एक बड़ा कारण तटबंध है। 1954 से पहले जब तक नदियों को तटबंध में नहीं बांधा गया था, पानी को बहने के लिए खुली जगह मिलती थी। नदियां खुली जगह में धीमे प्रवाह से बहती थी। जन धन की अधिक क्षति नहीं होती थी, जन धन की अधिक क्षति नहीं होती थी। लेकिन तटबंधों के बनने के बाद बाढ़ की विभीषिका में वृद्धि हुई है। आंकड़े यह बताते हैं कि
जैसे जैसे तटबंध बनते गए हैं, बाढ़ में तेजी आती गई है। समुचित रखरखाव के अभाव में, समुचित रखरखाव के अभाव में तटबंध टूटते हैं और अचानक भयानक बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तटबंधों के बनने के बावजूद आंकड़े, एक मिनट, आंकड़े बताते कि तटबंध जैसे जैसे बनते गए हैं, बाढ़ की विभीषिका भी बढ़ती गई है। इसका ये प्रूफ, उदाहरण, डेटा आपके पास है? नहीं है। अभी बताया ना कि 1952 में कितना था, 25 लाख हेक्टेयर, अब कितना हो गया? अब बताना पड़ेगा। है बिहार में बाढ़ की समस्या इसके समाधान में ही नहीं था। बाढ़ की समस्या समाधान में ही, ठीक। तो ये समाधान के लिए बाढ़, तटबंध आया, लेकिन तटबंध ही बाढ़ का कारण बनेगा। तो लिखिए, वही लिखिए उदाहरण 1952 में, पैरा चेंज करके, बिहार की 25 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित थी, जो अब 68.8 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। पैरा चेंज, अब वो चौड़ वाला और छोटी छोटी धाराओं वाला हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर एग्जाम में कभी लिखिएगा तो छोटा कर लीजिएगा। तटबंधों के बनने से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आई, परिणामतः बाढ़ की विभीषिका और भी बढ़ गई है। छोटी छोटी नदियों और चौड़ क्षेत्र का बड़ी नदियों से संपर्क टूट चुका है। तटबंध बनने के पहले इनका संपर्क बना हुआ था, जिससे वर्षा में, बाढ़ के मौसम में जल समायोजित हो जाता था। लेकिन तटबंध टूटने के बाद समायोजित नहीं, ये नदियों का संपर्क टूट गया है, बड़ी नदियों का छोटी नदियों के से। परिणामतः क्या होता है, बड़ी नदियों का में जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह बस्ती तक पहुंच जाती है। पहले कहाँ तक पहुंचती थी? अपने रिश्तेदारों तक, छोटे छोटे, ठीक है। अब क्या होता है, कांटेक्ट खत्म हो गया, तो इधर उधर हो जाएगी बात। पहला चेंज, उत्तर बिहार में 10 बड़ी नदियां हैं, जो 200 से अधिक, 10 बड़ी नदियां हैं, तो जो नहीं तो 200 से अधिक छोटी जलधाराएं हैं। इनमें 80 के करीब आज भी जीवंत हैं। जिनमें 80 आज भी जीवंत हैं। मगर इनमें किसी में भी 1 से 2 फुट, 1-2 फुट से ज्यादा पानी
नहीं है। पैचेज मतलब छोटी छोटी जलधाराएं कहाँ? उत्तर बिहार में। इसके अलावा चौड़, इस क्षेत्र की खास विशेषता है, हुआ करती थी। आजादी के बाद तक हर गांव का छह से 10% तक, हर गांव का 6 से 10% तक क्षेत्र चौड़ों से, चौड़ों मत लिखिएगा, चौड़ों से आच्छादित हुआ करता था, आच्छादित हुआ करता था। मगर बाढ़ सुरक्षा के नाम पर बनते तटबंधों के कारण इन छोटी नदियों और चौड़ों का संपर्क बड़ी नदियों से टूट गया। चौड़ों का संपर्क बड़ी नदियों से टूट गया। जब तटबंध नहीं थे, जब तटबंध नहीं थे तो बाढ़ के समय बड़ी नदियों का पानी छोटी नदियों, चौड़ों, झीलों में बट जाती थी। गर्मियों में बड़ी नदियों में जब पानी घट जाता था तो ये छोटी नदियां और चौड़ पानी वापस कर देती थी। इससे बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता था और सूखा में नदियों में पानी होता था। यह जल संरक्षण की प्राकृतिक व्यवस्था थी। अब पानी मुख्य धारा तक सीमित रह गई है।
पानी मुख्य धारा तक सीमित रह गई है। परिणामतः वर्षा में बाढ़ और गर्मियों में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः वर्षा में बाढ़ और गर्मियों में सूखा की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या कितना कारण हुआ? नेक्स्ट, वनों की कमी। वन संपदा की कमी या वन की कमी लिखिए। बिहार में वन की काफी कमी है। उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में निर्वनीकरण की समस्या देखी जाती है। उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, निर्वनीकरण की समस्या देखी जाती है। जिससे पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे एक और मानसून प्रभावित होता है, प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी ओर मृदा क्षरण एवं नदियों द्वारा कटाव किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नदियों द्वारा कटाव किए जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इससे भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। इससे भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। चेंज। अब सुन लीजिए, वर्षा ऋतु में क्या होता है, गंगा नदी का जलतल बढ़ जाता है, तो गंगा से मिलने वाली सहायक नदियों का जल गंगा में समायोजित नहीं हो पाता है। तो जो भी सहायक नदियां हैं जहां है, क्योंकि तो पानी यहां नहीं ला पाती है, तो क्या होगा, वो पानी नहीं समझे, समझ में आई बात? अरे गंगा में सहायक नदी यहाँ मिलती है ना, तो नदियां मिलती है कैसे, हाथ मिलाने के लिए, तो क्या कैसे मिलती है,
तो अपना पानी लाती है ना, तो गंगा का जल तल खुद ही ऊंचा उठ जाएगा, वो पानी क्या होगा, पीछे रहेगा। और पीछे रहेगा तो क्या करेगा, बाढ़। समझ आई बात। चलिए देखिए, वर्षा ऋतु में नेक्स्ट कारण में लिखिएगा या नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा ऋतु में गंगा नदी का जल स्तर स्वयं ऊंचा हो जाता है। परिणामतः सहायक नदियों का जल संगम पर अवरुद्ध हो जाता है, होने लगता है। संगम पर, संगम समझ रहे ना, जहां मिलना, अवरुद्ध होने लगता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब बोलिए दक्षिण बिहार की नदियां हैं, इससे तो पानी उतना नहीं रहता है, लेकिन ये भी आती है कहाँ, गंगा में। तो गंगा का जब जलतल ऊंचा हो जाता है तब ये भी फैलने लगती है, लेकिन इनकी बाढ़ बहुत भयावह नहीं होती है, फिर भी बाढ़ की दशा उत्पन्न होती है। ये था, ठीक है। दक्षिण बिहार के संबंध में कोई भी लिखिए, दक्षिण बिहार की नदियां भी बाढ़ लाती हैं, पहले चेंज करके लिखिएगा। अभी तक जो मैंने बताया विशेषकर उत्तर बिहार पर फोकस था, ठीक है। और दक्षिण बिहार में की नदियां भी बाढ़ लाती हैं कभी कभी, उसके बारे में भी थोड़ा अलग से लिख लीजिए, पहला चेंज करके लिखिएगा। दक्षिण बिहार की नदियां बरसाती हैं, और इनकी घाटियां संकीर्ण एवं उथली हैं। इनकी घाटियां संकीर्ण एवं उथली हैं, उथली है। फलतः थोड़ी अधिक वर्षा में ही इनका जल फैल जाता है, स्थल खंडों पर फैल जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। दक्षिण बिहार की नदियां भी मंद ढाल के सहारे बहती हैं। मंद ढाल के सहारे बहती हैं, फलतः ये भी मार्ग परिवर्तन करती हैं। मार्ग परिवर्तन करती हैं, दियारा, टाल, दलदली भूमि का निर्माण करती हैं। हाँ हाँ, और दियारा, टाल, दलदली भूमि का निर्माण करते हैं। टाल दलदली भूमि का निर्माण करते हैं। यहां भी वो स्थिति उत्पन्न होती है। वर्षा में गंगा का जल
बरसात में गंगा का जल तल जब ऊंचा रहता है, गंगा स्वयं जलमग्न रहती है। जलमग्न रहती है। तब इन नदियों के जल निकास को अवरुद्ध कर देती है। जल निकास को अवरुद्ध कर देती है, फलतः इन नदियों का जल स्थल खंडों पर फैलकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो कौन कौन कारण हो गया? नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा, नदियों में गाद जमाव की समस्या और मार्ग परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, तटबंधों का निर्माण, वन संपदा की कमी और वर्षा ऋतु में गंगा के जल तल का ऊंचा उठना होना। दक्षिण बिहार में क्या लिखवा है? दक्षिण बिहार की नदियों की घाटी क्या होती है? संकीर्ण तथा उथली होती है, इसलिए थोड़ी भी अधिक बारिश होती है तो पानी फैल जाता है। उसके बाद यह मंद ढाल के सहारे बहती है, इसलिए यह भी मार्ग परिवर्तन करती है और इस क्रम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इनके साथ भी यही बात है, जो गंगा का जल तल ऊंचा हो जाता है तो इनका पानी निकल नहीं पाता है गंगा में, फलतः आसपास फैल जाता है। अब बाढ़ की समस्या जो है दक्षिण बिहार के लिए उतनी भयावह नहीं है जितनी उत्तर बिहार के लिए, क्योंकि बाढ़, समझिए, बाढ़ जब आता है तो क्या होता है? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, मकान, मार्केट, ठीक है, दूरसंचार, बिजली, सब कुछ क्या होता है? ध्वस्त हो जाता है। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या होती है या बाढ़ आती है, और अगर भीषण बाढ़ आ गया तो वह क्षेत्र कम से कम 10, 20, 25, 50 साल पीछे चला जाता है। ठीक है, तो बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए तात्कालिक उपाय जो किए जाते हैं वो उतना कारगर नहीं। तात्कालिक उपाय मतलब राहत, पुनर्वास, लोगों को बचाना, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, मुफ्त में अनाज वगैरह, ये सब, कुछ रुपया दे देना, ठीक है, असंतोष को कम कर, ये उपाय ये तात्कालिक है, कारगर नहीं है। दीर्घकालिक उपाय क्या हो सकता है, इस पर अभी तक बात नहीं हुई है। एक बात ये हुई है कि सप्तकोशी हाई डैम अगर बना दिया जाए तो उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। लेकिन वो सप्तकोशी हाई डैम बनाने या और भी बाढ़ की समस्या के संबंध में दीर्घकालिक निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेपाल सरकार तीनों के बीच तालमेल, बातचीत, सहयोग, प्रतिबद्धता जरूरी है। ठीक है, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि तीनों के बीच तालमेल की स्थिति अभी तक बनी नहीं है। परिणामतः उत्तर बिहार में जो बाढ़ की समस्या है वह बनी ही हुई है, और केवल बनी ही हुई नहीं है, और निरंतर, जोतों का आकार छोटा ही नहीं है, निरंतर वैसे है, बाढ़ है ही नहीं और बढ़ते जा रहा, 25 लाख से 68 लाख। ठीक है, तो एक बड़ा कारण क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी।
ठीक है। राज्य की राजनीति में इच्छा शक्ति की कमी, केंद्र सरकार की उपेक्षा और कूटनीतिक विफलता। कूटनीतिक विफलता समझे, नेपाल को मनाना। कूटनीतिक विफलता के कारण उत्तर बिहार के बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक प्रबंधन अभी तक नहीं हो सका। फरवरी 2023 में, इसी साल 2 महीना पहले पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जिसकी चर्चा मैंने किया था, कोसी विकास प्राधिकरण के गठन, जिसमें नेपाल सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार एवं अन्य हितधारक शामिल हो गए और ये निर्देश दिया गया है कि समयबद्ध तरीके से बाढ़ प्रबंधन की दिशा में सटीक सुझाव दिया जाए और कदम उठाया जाए। ठीक है। अभी तक कोई चर्चा, हाईकोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो 2-3 दिन तक पेपर में रहा, उसके बाद मीडिया वाले भी भूल गए। और इससे बड़ी समस्या है कि अगला चुनाव है ना, चुनाव गठबंधन को कैसे मजबूती देना है। देखिए क्या लिखे, उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त पैराचिंच राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, केंद्र सरकार की अनदेखी, और जो उत्तर बिहार की नदियां हैं वो अधिकांश कहां से आती है, नेपाल की तरफ से। तो केंद्र सरकार की अनदेखी और नेपाल के साथ बाढ़ के मुद्दों पर कूटनीतिक विफलता। के कारण भी बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सका है। नहीं हो सका है। तो अभी आप लोग केवल देखिए, बाद में उतारना होगा उतार लीजिए। बाढ़, कहां का बाढ़? मिथिलांचल में एक गीत है, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। नहीं समझे? कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, मतलब हे भोलानाथ कब हमारा दुख दिएगा, समाप्त कीजिएगा। तो बिहार के लोगों को आशा अब यहां से मतलब क्या, सत्ता से या राजनीति से नहीं। अब तो बाढ़ क्या है? जब जल की मात्रा कहां, नदियों में, एक सीमा से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, नदियों का जल स्थल खंडों पर जाता है और परिणामतः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार के लिए क्या है बाढ़? नियमित वार्षिक आपदा है। तीव्रता और विस्तार में थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। बिहार में बाढ़ नियमित वार्षिक आपदा है
तीव्रता और विस्तार में थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। का स्थिति में क्या आप लोगों ने देखा? देश का सर्वाधिक, देश का बाढ़ प्रवण राज्य हमारा बिहार, देश की सबसे अधिक बाढ़ पीड़ित आबादी, सबसे, फिर बात कर रहे हैं, सबसे अधिक बाढ़ पीड़ित आबादी कहाँ की? अरे देश की। कहाँ? बिहार में। कितना? 1952 में। और ये क्या? बाढ़ की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है। कैसे? 1952 में 25 लाख, अभी 7.8 लाख। क्या हेक्टेयर क्षेत्र क्या बाढ़ प्रभावित है? जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कितना बोले? 23.06 है ना। और ये 38 में से 28 जिले, इस बार 32 मतलब 21 में जनरली 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट क्या कहता है? वह भी कहता है क्या? भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा का जोखिम झेलने वाला राज्य कौन है? बिहार। और बिहार में प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा भयानक, ठीक है, कौन है? बाढ़। तो स्थिति यही है। कुल मिलाकर क्या स्थिति बहुत बदतर है। और स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब स्थिति के समाधान के प्रति उदासीनता देखी जाती है। ये हम बाढ़ की स्थिति का एनालिसिस किए। उसके बाद कारण, कारण में क्या क्या बढ़े? मानसून अतिवृष्टि, मानसून अतिवृष्टि, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा, फिर खाद की गाद जमाव की समस्या, फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, फिर निर्वनीकरण, फिर तटबंध का टूटना और तटबंधों का बनना, दोनों बाढ़ के लिए। तटबंध का क्या बताया? तटबंध कैसे बिहार के बाढ़ की विभीषिका का कारण है? ये तो बाढ़ के समाधान के लिए बनाया गया था। तटबंधों के बनने से छोटी जलधाराओं, चौड़ क्षेत्रों, झीलों का संपर्क बड़ी नदियों से टूट गया। परिणामतः बाढ़ की स्थिति में बड़ी नदियों का जल इन क्षेत्रों में, मतलब किन क्षेत्रों में? छोटी नदियों, चौड़, झील प्राकृतिक तरीके से समायोजित नहीं हो पाता था। जब तटबंध नहीं थे तब ये समायोजित हो जाते थे। तटबंध बने तो इनका समायोजित होना खत्म होने लगा। परिणामतः बाढ़ के समय पानी बस्ती की ओर बढ़ने लगा और बाढ़ की समस्या भीषण होने लगी। और कभी कभी तटबंधों के समुचित रखरखाव के अभाव में तटबंध जब टूटते हैं तब स्थिति और भी भयानक हो जाती है, बहुत ही भयानक हो जाती है। उससे अच्छा तटबंध नहीं बने, ठीक है। तो तटबंध भी, बारिश में गंगा का जल तल फैल जाता है। और एक नदियों का मार्ग परिवर्तन भी लिखा है ना, नदियों का
मार्ग परिवर्तन। दक्षिण बिहार में स्पेशल क्या, ये सब नदियां, ये सब कारण कभी कभी तो थोड़ा बहुत दक्षिण बिहार में भी होगा। अच्छा, घाटियां इनकी क्या है, संकीर्ण और उथली। परिणाम क्या होता है, थोड़ी भी बारिश में पानी फैल जाता है। और यहाँ जो मंद ढाल के सहारे बहती है, ये भी तो क्या करती है, मार्ग परिवर्तन। और अंत में सब मिला के एक कारण क्या है, राजनीतिक उदासीनता, केंद्र की भी और राज्य की भी। तो ये क्या पढ़ा आप लोगों ने, बाढ़, स्थिति, कारण। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रभाव। इसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, प्रभाव लिखिए। बिहार में बाढ़ के कारण अपार जनधन की क्षति होती है। ब्रेक दे क्या, हाँ तो ब्रेक दे देते हैं। चलिए 15 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं हम लोग। बाढ़ परिभाषा, बाढ़ की स्थिति, बाढ़ का कारण पढ़ चुके हैं। अब आएंगे तो बाढ़ का प्रभाव, सुधार, सुझाव, सरकारी प्रयास पर बात करेंगे।